एक Bi3 है और एक BBr3 है ना। इनमें अगर मैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछूं तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे? आयोडीन वाले में सबसे बड़ा होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो हम लोग बात करें तो इनमें बॉन्ड एंगल तीनों में क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। अरे सभी को ध्यान से देखो ना, सभी में बॉन्ड एंगल 120 120 120 120 है, बात खत्म। BCl3 में क्या बॉन्ड एंगल 120 से ज्यादा है, कम हो जाता है क्या? सेम ही तो रहेगा। ऐसे अगर मैं तुमसे पूछूं CCl4 SiCl4 GCl4, टिन का भी बना देते हैं SnCl4, इनमें बॉन्ड एंगल बोले तो कितना आएगा? 109 डिग्री समथिंग। सभी में बॉन्ड एंगल सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री है। रेगुलर ज्योमेट्री है, सेंट्रल एटम पर कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लोन पेयर नहीं है, और सारे आइडेंटिकल है टर्मिनल एटम, या तो ClCl हो या FF हो या II हो, ऐसा हो, सारे टर्मिनल एटम आइडेंटिकल हो, मतलब सभी एक जैसे हो, अलग अलग नहीं होने चाहिए, तो हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं ड्रैगोज रूल। क्या होता है ड्रैगोज रूल, बताएं। सर ग्रुप सर 15 अगर 16 वाले। सेंट्रल एटम पे मतलब लोन पेयर हो, और वो अगर जो सेंट्रल एटम जिससे अटैच है जो दूसरे एटम से, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 हो, तो मतलब उसमें हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं करते। तो हम बोलते हैं if a molecule satisfy the given four condition, then hybridization of central atom will not takes place, है ना, and bond angle approximately equal to 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब मैंने बोला इफ ए मॉलिक्यूल सेटिस्फाई द गिवन फोर कंडीशन, अब ये कौन सी चार कंडीशन से उनको देखना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1, स्टेरिक नंबर क्या होना चाहिए, 4। कंडीशन नंबर 2, सेंट्रल एटम मस्ट हैव at least वन लोन पेयर, सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। सेंट्रल एटम मतलब जो ये C है वो सेंट्रल एटम है, शुड बिलोंग टू थर्ड और हायर पीरियड, तीसरे या उससे आगे वाले पीरियड का होना चाहिए, सेकंड पीरियड का नहीं चलेगा। एंड लास्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, लेस देन इक्वल टू 2.5, ठीक है। अब इसके कुछ बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, उसको हम लोग लिख देते हैं। ये चार कंडीशन याद रखने, स्टेरिक नंबर 4 होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए, थर्ड या हायर पीरियड का होना चाहिए, और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 के लेस या उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। 2.5 को अच्छे से लिख देते हैं। इसके कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं,
वो लिख देते हैं हम लोग सारे एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, सारे तो नहीं, जो पॉपुलर है वही लिख देते हैं। PH3, ASH3, SbH3, BiH3, H2S, H2SC, H2T और ये SCH3 होल्टाइस, डाइमिथाइल सल्फाइड है ना। इस पे स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि अलग से लिखा है एकदम, सबसे डिफरेंट एग्जांपल है डाइमिथाइल सल्फाइड। तो ये सारे हमारे ड्रैगोज रूल के ऑलमोस्ट एग्जांपल मैंने लिख लिए। इतनी बात समझ आती है? यस सर। चलिए अब हम लोग हमारे पास नेक्स्ट है मल्टी सेंटर स्पीशीज। मल्टी सेंटर स्पीशीज का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जिसमें हम लोग सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हम लोग बहुत सारे एटम को हमें सेंटर एटम मानना पड़ेगा, कोई एक पर्टिकुलर एटम हम लोग सेंटर एटम नहीं बोल सकते। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? सर ये ड्रैगोस रूल का कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं। ठीक है। मल्टी सेंटर स्पीशीज, मल्टी सेंटर स्पीशीज का पढ़ाने का सिंपल सा एक ही लॉजिक होता है कि हमें जो भी हमारी पॉपुलर स्ट्रक्चर्स है वो सभी हमें याद होनी चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है, वो हमें याद होनी चाहिए, कोई दूसरा लॉजिक है ही नहीं बस पढ़ाने का। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में मैं करवा रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारी स्ट्रक्चर तुम्हें आती हो, बट आए या नहीं आए हमें तो सारी ही देखनी है ना। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हम लोग ऑलमोस्ट 70 कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। लगभग हाँ 70 तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, चलिए जिसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे बताने के, वो मैं बताता रहूंगा बीच बीच में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रक्चर किसका? P4 वाइट। कैसा दिखता है P4 वाइट? 60 डिग्री एंगल्स रहते हैं। ऐसा होता है, नीचे एक ट्राइंगल होता है और ऊपर ये कनेक्टेड होते हैं ऐसे यू, मतलब एकदम किस शेप में बोल सकते हैं? पिरामिडल शेप में। तुम ऐसा मान लो कि नीचे का ट्राइंगल तो क्या है, पिरामिड का बेस है, और ऊपर जो पी बना रखा है वो ऐसे ट्राइंगल की शेप में ही है ना। ठीक है, इसमें हम लोग एक स्पेशल बात बोलते हैं कि जो थीटा होता है, थीटा मतलब पी 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 का एंगल वो 60 डिग्री होता है। सेकेंड हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं P4 रेड का, रेड फास्फोरस। इसमें क्या होगा? इसमें दो बॉन्ड्स ओपन हो जाएंगे ना। इधर से और इधर से आगे भी कनेक्टेड रहेगा। सही। थर्ड हमारे पास है P4 वाइट। P4 वाइट में क्या होगा? जैसे इसमें दो बॉन्ड्स ओपन हुए इधर उधर, मतलब ये कि लीनियर डायरेक्शन में पॉलीमर बना रहा है, वैसे ही फास्फोरस जो ब्लैक होगा वो पूरा एकदम दोनों डायरेक्शन में बनाएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा। ब्लैक नहीं, सॉरी वाइट, अरे मैंने उल्टा लिख दिया ना, ब्लैक बोल रहा फर्स्ट हूँ वाला मैं कौन सा था? वाइट तो आपने फर्स्ट वाला बताया। हाँ वही ना, मैंने गलत लिख दिया अभी, ये वाला ब्लैक ही है। बोल सही रहा था, लिख गलत दिया मैंने। ऐसा होगा ये ना। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास, तुमने देखा भी होगा P4O6, सुना है P4O6? ये क्या है? डाइमर ऑफ P2O3। P2O3 का डाइमर है, कैसा बनता है ये कुछ ऐसा बनता है। 4 फास्फोरस लगा दो, अब सारे फास्फोरस को ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दो। मैं सिर्फ कनेक्टिविटी बता रहा हूं यहाँ पर, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, कनेक्टिविटी बता रहा हूँ कि कौन किससे कौन से बॉन्ड से कनेक्ट होगा, बस हमारा सिर्फ मेन एम यही है। अब देखो सारे फास्फोरस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है एक दूसरे से, मतलब ब्रिजिंग ऑक्सीजन है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? अब जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर काम का, पहला पॉइंट, ऑल ऑक्सीजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
सारे ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड सेकंड पॉइंट, ऑल फास्फोरस आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन दिखने में लग रहा है sp3 होगा क्योंकि 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड, बट sp2 है। क्यों? P4O10, P4O10 को देखें तो P4O10 कुछ ऐसा होगा। अगेन 4 फास्फोरस बना दिए हमने। सेम है ना, P4O10 का स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है जैसा P4O6 का है। पहले तो वैसा ही बना दो जैसा P4O6 का तुम्हें पता है ना। अब डबल बॉन्ड O लगा दो हर जगह। आता होगा ये तो तुम्हें पहले से। हाँ सर। अब ये वाली चीज इसके लिए भी एप्लीकेबल है और यही सेम चीज एप्लीकेबल इसके लिए भी है। दोनों के लिए एप्लीकेबल। ऑल ऑक्सीजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल फास्फोरस आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, कोई तुम्हें बोले P4O7 का स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाओगे? जैसे मान लो कोई बोले P4O7 बनाओ, या फिर बोले P4O8 बनाओ, या फिर बोले डबल बॉन्ड लगा P4O9 देंगे। बनाओ। हाँ, फास्फोरस पे डबल बॉन्ड है, ओ लगा फास्फोरस पे डबल फास्फोरस पे बॉन्ड O डबल बॉन्ड लगाते लगा। जाना है। एक डबल बॉन्ड लगाएं तो इसमें मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, इसमें बस ऐसा ही लिख रहा हूं 1 P डबल बॉन्ड O। इसमें कितने होंगे? 2 P डबल बॉन्ड O। इसमें कितने होंगे? 3 P डबल बॉन्ड O। टोटल 4 P डबल बॉन्ड O हो सकते हैं। अगर P4O7 बोला है तो एक ही P डबल बॉन्ड O लगाना है। P4O10 बोला है तो 2 P डबल बॉन्ड O कर देने। P4O9 बोला है तो 3 P डबल बॉन्ड O कर देने। समझ आती है इतनी बात? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। चलिए, 7th स्ट्रक्चर है हमारे पास। 7th है, सर दोनों 2 डायमेंशनल है। नहीं नहीं नहीं, मैंने वापस से तुम्हें बोली ये बात कि है ना, नहीं 2 डायमेंशनल तो कोई नहीं है अभी, है ना। कभी भी मल्टी सेंटर स्पीशीज का 2 डायमेंशनल होना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, उन सबको एक ही प्लेन में लाना मतलब बहुत मुश्किल काम है। दूसरी चीज ये है कि हम सिर्फ यहाँ पर स्ट्रक्चर को शेप वाइज ज्योमेट्री वाइज नहीं देख रहे, हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर को कनेक्टिविटी वाइज देख रहे हैं कि कौन किससे कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, ओके सर। चलिए। सर उसका रीजन बताओ ना कि वो sp2 क्यों बोला आपने जब ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन? ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे के सारे ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फास्फोरस के साथ। फास्फोरस के जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है वहां पर एक लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट है P4S3। P4S3 कैसा होगा? 4 फास्फोरस लगा दो, है ना, और कैसा, एक सल्फर बीच में, एक सल्फर बीच में, एक सल्फर बीच में, ऐसा पढ़ा होगा पहले भी। P4S3 ऐसा होता है। ऐसे मैं बनाता हूं P4S6, जैसा P4O10 था सेम वैसा ही है P4S6, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है। जैसा P4O10 था वैसा ही P4S6 है। क्या सेम वैसी ही स्ट्रक्चर बनी है? देखना एक बार, वैसा ही है। हाँ सर। ठीक है, 9th स्ट्रक्चर में बनाता हूं किसका? P4S10 का, है ना। स्टार मार्क कर देते हैं इस पे लिख भी देते हैं क्या? डजंट एग्जिस्ट। P4S10 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि फास्फोरस को सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। फास्फोरस को सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाना मतलब मुश्किल काम है। फास्फोरस को सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाना मतलब मुश्किल काम है। तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि एटलीस्ट सेकंड पीरियड का एलिमेंट तो होना ही चाहिए एक, ताकि डबल बॉन्ड हम लोग बना पाए, तो वो नहीं है यहाँ पर, इसलिए P4S10 एग्जिस्ट नहीं करता। P4O10 एग्जिस्ट करेगा, P4S10 नहीं करेगा। 10th 11th 12th में बहुत सारे हम देख रहे हैं, जैसे Cl2O3, Cl2O4,
Cl2O5, Cl2O6 और द लास्ट वन इज Cl2O7। जैसे इसमें मान लो हमें बनाना है Cl2O3, Cl2O3 कैसा बनेगा? ये बनेगा कुछ ऐसा, ClO Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। Cl2O4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? Cl2O4 के लिए हम लोग लिखते हैं डजंट एग्जिस्ट। जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे उनको मैं बताता भी जाऊंगा और बाद में कुछ रह गए उनको बाद में भी बता देंगे। Cl2O5 कैसा होगा? Cl2O5 कुछ ऐसा होगा। Cl2O6 कैसा होगा? Cl2O6 कुछ ऐसा होगा। हो सकता है कहीं कुछ जल्दबाजी में मैं स्ट्रक्चर गलत भी बना दूं, वैसे तो बनाऊंगा नहीं। तो अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये तो मैंने वैसा पढ़ा था बट ये तो वैसा है नहीं, तो बोल सकते हो। ठीक है। एक स्ट्रक्चर और है, शायद तुमने पता नहीं, मेरे को तो लगता नहीं देखा होगा। कभी किसी ने I4O9 का स्ट्रक्चर देखा है? नहीं सर। स्टार मार्क कर देता हूँ नहीं I4O9। सर। I4O9 स्ट्रक्चर बनाने का एक कैसे याद रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनने वाला है तो कनेक्टिविटी हमें याद नहीं रहती। तो इसको तुम्हें ना I3+ और 3IO3- की फॉर्म में याद रखो कि I3+ और 3IO3 है ये, है ना? ये मेरा क्या है, ये जुगाड़ है, ताकि तुम ऐसा मान लो इसको कुछ कि यार ये तो ऐसे ही ब्रेक होगा, ऐसे नहीं मानना है ना। अब आयोडीन के पास 3+ आ गया है तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे? 4 4 बचे होंगे, पर हमने तो जुगाड़ माना है तो ऐसा कुछ माने नहीं, है ना। आयोडीन है 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 3 बॉन्ड बना रहा है आयोडीन। और IO3- का मतलब क्या होता है? IO3- का मतलब होता है, देखो ना मैं वैसे बनाता हूँ ना, ऐसे बनाया तो फिर वो समझ नहीं आएगा। क्या ये IO3- है, ऐसा ही है? हाँ सर। और आयोडीन पर प्लस था, 3 में प्लस। तो अब क्या होगा यहाँ पर, तुम्हें समझ रहा होगा, प्लस माइनस हटा के बॉन्ड बनाना है बस। तो हमारा बॉन्ड बनेगा ऐसा, ऐसा और ऐसा। ये है किसका स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर है हमारे I4O9 का। बीच में आयोडीन है, फिर वो IO3- से ऐसे कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर सर वो नंबर 16। IO3- हाँ, वाले भी sp3 हाइब्रिडाइज है ना? IO3- वाले भी sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब कौन सा, क्या बोलना चाह रहे हो? जो आयोडीन है जो हाँ, IO3- में जो आयोडीन है। हाँ 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। H3B3O6, H3B3O6 का स्ट्रक्चर आ जाए। ये जो स्ट्रक्चर में जो बनवा रहा हूं ना, सारे याद होने चाहिए तुम्हें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ देखने के लिए बना रहे हैं, इसलिए नहीं बनाए जा रहे हैं। अब सारे बोरोन पर OH OH और OH लगा दो। ये है H3B3O9। स्ट्रक्चर नंबर 17 H4B2O5। H4B2O5 क्या होगा? H4B2O5 18 नंबर पर कौन आ रहा है? 18 पर आ रहा है H5B3O7 और 9th पे आ रहा है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है? नाइट्रोजन और ये एंट्री बोरॉन, बोराजोन। अब B3N3 17 ही बोले थे ना आपने? B3N3H6। हाँ क्या बोल रहा है? 17 ही बोले थे, मतलब 17 स्टेप से बोले थे ना? 70। 70 बोला था। अच्छा, अप्रोक्स 70, अब मेरे को याद नहीं है, 70 से थोड़ा बहुत 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है। 70 स्ट्रक्चर क्या बढ़ाना है, 70 तो मैं ऐसे ही पता होंगे। देखो H5B3O7 में क्या होगा, ऐसा होगा।
मतलब ऊपर वाले स्ट्रक्चर का एक एक्सपेंडेड फॉर्म है बस, और कुछ नहीं है। यहां से कोई एक जनरल फार्मूला बना सकते हो क्या तुम, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला स्ट्रक्चर बस एक एक्सपेंडेड फॉर्म ही है, इससे जनरल फार्मूला बना सकते हो क्या कुछ, कि यार इसका एक जनरल फार्मूला बन रहा हो कि बी एन रख दूं, अब ओ और एच को क्या बनाऊं, अब इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी ना। बना सकते हो तो देख लेना, क्योंकि एक ऐसा ही फार्मूला बन के चलता ही जाएगा। ओ को तो शायद 2n+1 बना सकते हैं आई थिंक, और इधर वाला आप देख नहीं लेना। सर, वो 2n+1 बनेगा। हाँ हाँ, बन जाएगा वो तो। बन सकता है शायद, है ना, मेरे को यार याद नहीं है, मतलब ऐसा हो तो सकता है, पर वैसे इतना कोई पूछता नहीं तो छोड़ो। वैसे भी ये कहीं तुम H5B3O7 में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन की हम लोग बात करते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या होता है, जो नॉर्मल बेंजीन में कार्बन होते हैं, यहाँ पर बोरोन और नाइट्रोजन है, तो बोरोन और नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन तो सभी के पास है ही, क्योंकि जो ऑर्गेनिक बेंजीन होती है उसमें भी सभी के पास हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पर भी सभी के पास हाइड्रोजन है, और सभी ऐसे कनेक्टेड है ही बॉन्ड के साथ। बट यहाँ पर बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन को डोनेट कर देता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये तो देखा होगा इनऑर्गेनिक बेंजीन तो तुम लोगों ने, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हाँ चलिए, सर। हाँ सर। अब हाँ हम सर। लोग आ जाते हैं नेक्स्ट 20 से स्टार्ट करते हैं। 20 में स्टार्ट करते हैं हम लोग N2O3 से। N2O3 N2O4 सर बोरैक्स का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? है। बोरैक्स का स्ट्रक्चर। हाँ बताएंगे बताएंगे, अभी बताएंगे उसको भी। N2O3 N2O4 N2O5, इसके आगे तो फिर वो ट्राइमर अब बनाएंगे सल्फर वाले, H3O9 देख लेते हैं। अब N2O3 क्या होता है, N2O3 दो स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर पर मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ। दो स्ट्रक्चर में रहता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक तो ऐसा, और एक स्ट्रक्चर इसका होता है ऐसा, ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, N2O3 का। ठीक है, दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है दो स्ट्रक्चर के फॉर्म में, इसलिए। N2O4 तो सभी को पता होगा, N2O4 क्या है, डाइमर ऑफ NO2, तो इसलिए ऐसा रहेगा NO2 का डाइमर, इसलिए। N2O5 ऐसा रहता है, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया तो। N2O6 पे स्टार मार्क कर देता हूं मैं, उस पर क्या लिख देता हूं, डजंट एग्जिस्ट। ये बार बार मैं डजंट एग्जिस्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पूछे जाते हैं, कोई बोल देता है N2O5 N2O6 के बारे में बोलिए, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, H3O9 को हम लोग क्या बोलते हैं, H3O9 इज ट्राइमर ऑफ SO3 का ट्राइमर है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होगा, अब ऑक्सीजन बच गए हमारे 6, तो 6 ऑक्सीजन कैसे लगेंगे, ऐसे। हम सिर्फ कनेक्टिविटी देख रहे हैं, क्योंकि जनरली कनेक्टिविटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि बोल दिया जाता है कि H3O9 में सल्फर ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड वाले बॉन्ड्स कितने हैं, उस तरह से। नेक्स्ट है 25 H2SNO6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ थायोनिक एसिड। थायोनिक एसिड की सीरीज है, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर N का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब N का वैल्यू 2 या 2 से कम ज्यादा तुम कुछ भी लिख सकते हो, कम ज्यादा नहीं, सिर्फ ज्यादा। SN-2 S डबल बॉन्ड OOOH। अगर मान लो N का वैल्यू 2 रख दिया तो ये होगा H2S2O6, तो बीच वाले जो सल्फर वाले लिंकेज है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वो हट जाएगा, वो गायब हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे N का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, बस बीच वाले वो सल्फर के लिंकेज बढ़ते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमको किसी ने बोला H2S4O6 बनाओ, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे।
ऐसा, ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए 26 में हम लोग बात करें। 26 क्या है? बाकी तो मैंने तुम्हें वो तो चलो मैं बाद में बता दूंगा, सल्फर के साथ एक साथ वाले H2N2O2, H2N2O2, H2N2O2 को क्या बोलते हैं? क्या नाम होता है इनका? हाइपोनाइट्रस एसिड शायद। हाइपोनाइट्रस एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड क्या होता है? हाइपोनाइट्रस एसिड की हम लोग बात करें तो हाइपोनाइट्रस एसिड हमारा है मैं एग्जैक्ट वैसा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा ज्योमेट्री वाइज, मैं सिर्फ कनेक्टिविटी बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं यही बात सेम। 27 Cr2O7 2- क्या बोलते हैं इसको? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट आयन है ना। डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है? Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसा होता है, ठीक है। 28 अगर हम लोग देखें जैसे डाइक्रोमेट होता है वैसे एक होता है CrO4 2-, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेट। क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड नहीं, क्रोमेट आयन। H2CrO4 होगा क्रोमिक एसिड, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे डाइक्रोमेट होता है वैसे ही सेम, अगर मुझे ऐसे याद आते जा रहे हैं जैसे डाइक्रोमेट बोले तो वैसे ही हम लोग बोलते हैं MnO4-, ये क्या होगा? मैंगनेट। मैंगनेट होगा या पर मैंगनेट होगा? पर मैंगनेट। ये होगा पर पर मैंगनेट। मैंगनेट आयन। पर मैंगनेट आयन बोलते हैं हम लोग इसको। KMnO4 जैसा KMnO4 होता है ना पोटेशियम पर मैंगनेट, वैसे MnO4- हुआ है तो MnO4- क्या होगा? सिंपल है तो बड़ा ही M डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O-, ठीक है। 30 पे हम लोग देखें CrO5, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, और इसका कलर भी बटरफ्लाई की तरह ही होता है, आता और चला जाता है। ये रहा, ठीक है। चलिए तुम्हें वो स्ट्रक्चर तो पता होंगे सारे। 31 में एक साथ ही लिख देता हूँ सभी को। ये HClO, HClO2, HClO3, HClO4। हाँ सर। मैं बना देता हूँ एक बार। HOCl, HOCl डबल बॉन्ड O, HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे जैसे O का नंबर बढ़ता जाएगा वो क्लोरीन पर डबल बॉन्ड O की फॉर्म में बनता जाएगा। 32 नंबर है हमारा बोरेक्स। बोरेक्स में हम लोग जनरली बोरेक्स का स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं एनायन ऑफ बोरेक्स का। तो एक्चुअल में देखो बोरेक्स होता है क्या? बोरेक्स खुद होता है, बोरेक्स पर भी स्टार मार्क कर दे। बोरेक्स खुद होता है क्या? Na2B4O7.10H2O। ये क्या है? ये है बोरेक्स। ये तो बोरेक्स का फॉर्मूला है ना। Na2B4O7.10H2O। एक्चुअल में बोरेक्स रहता कैसे? बोरेक्स रहता है Na2B4O5OH4.8H2। तो अगर कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन कितना है बोरेक्स में, तो क्या बोलोगे? 8। 8 बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, क्योंकि Na2B4O7.10H2O को देख के तो लग रहा है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन होगा वो 10 होगा, पर नहीं, जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो ये वाला है। ऊपर वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला था, नीचे वाला थोड़ा सही तरीके से लिख दिया है हमने। तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन 8 है इसमें, है ना। इस बात को ध्यान रखें। हम स्ट्रक्चर जो बनाते हैं हम बनाते हैं एनायन ऑफ बोरेक्स की, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा स्ट्रक्चर बनाने का कोई सेंस नहीं है। बाहर बस Na2+ लगा दो और फिर उसके बाद .8H2 लिख दो तो पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम स्ट्रक्चर किसका बनाते हैं? एनायन ऑफ बोरेक्स।
मतलब इसका, ये है एनाइन ऑफ बोरेक्स। पूरे का बनाना है तो कुछ नहीं, बाहर वो Na+ लगा दो और 8H2 लिख दो, उससे कोई सेंस नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 4 बोरोन होते हैं, ठीक है, 4 बोरोन के बीच में ऑक्सीजन 5 है, पर तो 5 ऑक्सीजन है तो बीच में एक ऑक्सीजन और लगा दिया, ये हो गया B4O5। OH4 है तो चारों बोरोन पर एक एक OH लगा दो। अब नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है? 2-, तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग देखे तो इस वाले बोरोन पर आना चाहिए। कौन से वाले बोरोन पर? जो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और बॉन्ड इसने 4 बना लिए, मतलब इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए फॉर्मल चार्ज की फॉर्म में लिखेंगे तो इस पर नेगेटिव आएगा। तो एनायन ऑफ बोरेक्स क्लियर है? हाँ सर। 33 में हम लोग देख रहे हैं। Na2 कहाँ पे आएगा? अरे यार इधर बाहर Na2 ऐसा लगा दे, इधर ही एनायन ऑफ बोरेक्स लिख दे ऐसा। अच्छा सर। क्योंकि वो तो क्या है, वो तो सिंपल वो है ना, क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि वो तो बॉक्स वाला है, उसमें आयनिक बॉन्ड बन रहा है, उस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अरे एडी सर मजे ले रहे हैं यार मेरे। सोडियम परऑक्सोबोरेट, हाँ बोलो सर। बोरेक्स में सब बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं रहेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे बाद में कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, किसमें बॉन्डिंग हो रही है। ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे बोरेक्स में, और बोरोन के बारे में बात करेंगे, अलग से बताऊंगा मैं इसको। ठीक है सर। हम लोग बात करते हैं सोडियम परऑक्सोबोरेट। सोडियम परऑक्सोबोरेट का मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही बनवा देता हूं। देखो सोडियम परऑक्सोबोरेट में क्या होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। सोडियम परऑक्सोबोरेट बाहर तो रहता है Na2, ठीक है, अंदर क्या रहेगा, परऑक्सो का मतलब क्या है? परऑक्सो का मतलब है कि परऑक्सो मतलब परऑक्सी लिंकेज आएगा, तो परऑक्सी लिंकेज भी हम लोग बनाएंगे, और इधर OH है ना। अब जैसे देखो बाहर Na2 लगा है, अब Na2 लगा है बाहर, तो ऑब्वियसली 2 पॉजिटिव का चार्ज रहा होगा, तो यहाँ पर 2 जो नेगेटिव का चार्ज आएगा वो किस पर आएगा? बोरॉन पर आएगा। बोरॉन। क्या बोल रहा है? बोरॉन बोरोन पे आएगा, क्योंकि बोरोन ने देखो ना, बोरोन ने 4 बॉन्ड बना लिए। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मल चार्ज हम लोग देखें तो 2-2 1-1 नेगेटिव आएगा, तो वो उसको सेटिस्फाई कर देंगे। और सोडियम परऑक्सोबोरेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन भी याद रखें, 6 हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है। 34 पर हम लोग बात करते हैं साइनोजन की। साइनोजन क्या होता है? तो नेम भी पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, ठीक है। साइनोजन होता क्या है? नहीं पता? साइनोजन होता है CN2, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोजन। स्ट्रक्चर तो क्या है, स्ट्रक्चर तो कोई भी बना देगा ऐसा, बट नेम तो हमें पता होना चाहिए ना। साइनोजन है, ठीक है। साइनोजन CN2 होता है, क्योंकि जनरली बच्चे एक तो साइनोजन और एक होता है साइनामाइड, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। साइनोजन और साइनामाइड में, साइनामाइड होता है CN2 CN2 पर 2 नहीं है, एक कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है, और ओवरऑल पर 2 नेगेटिव है ना। तो देखो हाँ, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा तुम बताओ मेरे को। CN2 साइनामाइड कैसे स्ट्रक्चर बना? C डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N रहेंगे, और दोनों N पे नेगेटिव चार्ज। दोनों N पे नेगेटिव चार्ज, ऐसा रहेगा हमारा साइनामाइड, ठीक है। नेम इंपॉर्टेंट है, नेम को ध्यान रखें। साइनोजन का मतलब क्या है और साइनामाइड का मतलब क्या है, ठीक। चलिए 36 में मैं दोनों कवर कर देता हूँ, S8 और S6 दोनों ही है ना। S8 और S6 वैसे तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। S8 ऐसा ही बनना चाहिए। S8 थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे, मतलब दिखने में सुंदर नहीं बनाया हूं मैंने। कौन सा शेप है ये? क्राउन शेप। क्राउन शेप है ना, इसको बोलते हैं क्राउन शेप। और S6 क्या होता है? चेयर शेप। S6 चेयर शेप होता है ना, चेयर की तरह दिखता है। तुम लोग पढ़ोगे चेयर वगैरह फॉर्म, उसमें ऑर्गेनिक में कहाँ पर पढ़ते हैं?
स्टीरियो में पढ़ते। स्टीरियो में पढ़ोगे है ना। तो ये चेयर जैसा मान लेना, चेयर जैसा ही दिख रहा है ये क्या है, चेयर शेप। चेयर शेप्स फॉर S6 और क्राउन शेप फॉर S8। ठीक है। हाँ, कौन सा हो गया नंबर 36। मैं बहुत सारे नंबर कम करते जा रहा हूँ ताकि तुम देखने में डरो नहीं, अरे ये क्या हो गया, उस हिसाब से। 36 के बाद 37 में क्रोमाइल क्लोराइड। नाम पता होना चाहिए, क्रोमाइल क्लोराइड इंपॉर्टेंट है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी होता है, क्या है स्कूल के अंदर लैब में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? हाँ सर। हाँ सर। किसके लिए होता है? मैग्नीज, आयरन और Mn की डिटेक्शन के लिए, Mn और अबे चुप रहे। lead और क्लोरीन के लिए ही होता है ना सर? क्लोरीन के लिए होता है। क्लोरीन के लिए हम लोग करते हैं कौन सा टेस्ट? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड होता क्या है? पहले तो इसका वो डीप रेड कलर का वेपर निकलता है, और स्कूल में तो कराते ही नहीं है। जो हाँ हाँ भर रहे हो, हाँ किया है किया है। सर पीसीसी वाला ना? अरे नहीं कराते स्कूल में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इतना डीप रेड कलर का वेपर निकलता है कि स्कूल में जिस भी लैब में अगर होगा वहां पर पूरा वो लाल लाल हो जाएगा। करवाया है हमारे स्कूल में। अच्छा, मैदान में ले जाए करवाए के स्कूल के ग्राउंड में? अब हम लोग 38 देख रहे हैं। 38 में स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग H2SO3 H2SO4। अभी अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो मत बनाओ, ये तो हमें आता है। पर हम लोग ये लिख इसलिए रहे हैं ताकि इनके नेम को भी हम लोग लिखेंगे। H2SO3 H2SO3 H2SO5 H2S2O3 42 H2S2O4 43 H2S2O5 है ना, यही आना चाहिए नंबर में। H2S2O3 O4 O5 O5 को रहने देते हैं। O6 H2S2O7 और फिर 45 पर H2S2O8 है ना। अब हम लोग लिखते हैं बारी बारी से इनके नेम। सबसे पहले वाले का नेम बताओ। सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड है ना। स्ट्रक्चर तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो मैं आता होगा। S डबल बॉन्ड O, OH इधर और OH इधर, खत्म। दूसरे वाले का नेम बताओ, नेम इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरस एसिड, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चर तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो तुम बना ही लोगे। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और OH, ठीक है। H2SO5, H2SO5 का क्या नेम होगा? पर सल्फ्यूरिक। इसका नेम होगा परऑक्सो, ग्रीन से लिख रहे हैं हम लोग नेम, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड है ना। इसको बोलेंगे पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड और कैरोज एसिड। यस, दोनों नेम पता होनी चाहिए। इसको कैरोज एसिड भी बोलते हैं और परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड भी। परऑक्सो तो ठीक है क्योंकि परऑक्सी लिंकेज है। मोनो क्यों बोल रहे हैं? मोनो का लॉजिक बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद में, क्योंकि एक दूसरा भी आएगा जो मोनो जैसा ही है ना, डाई वाला भी आया था। इसलिए इसकी नेम में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए एक में मोनो लगा देते हैं, एक में डाई लगा देते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर जो H2S2O3 का है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो सल्फर पे आएगा, ना कि ऑक्सीजन पे आएगा। उस अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। इसके नेम की बात करें तो इसका नेम होता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में भी तुम्हें बताया है कि थायो कब आता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड था उसमें एक ऑक्सीजन को हटा के मैंने सल्फर से रिप्लेस किया है, तो एक ऑक्सीजन को हटा के कभी भी सल्फर लगाओगे तो थायो आएगा। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर में S डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा। जो हाइड्रोजन कनेक्ट होगा वो सल्फर से कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सल्फर पे आएगा। सल्फर पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन पे नेगेटिव, क्योंकि एक ही ग्रुप में हम लोग देखते हैं टॉप टू बॉटम जाते साइज बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है। डाईथायोनस एसिड, इसको बोलते हैं डाईथायोनस एसिड। बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है मैंने। ठीक है। H2S2O6 की बात करें, H2S2O6 तो उसको क्या बोलेंगे? डायथायोनिक।
नेम याद रखने हैं, डाइथायोनिक एसिड, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गए हैं तो वही सल्फर के साथ डबल बॉन्ड लगाकर अटैच हो जाएंगे। H2S2O7 क्या नाम होगा? मार्शल एसिड। नहीं, डाई सल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोल रहे हैं डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम। स्ट्रक्चर में देखो सिमेट्री है हमारी, है ना, देखो H2S2O4 स्ट्रक्चर में भी सिमेट्री है, मतलब लेफ्ट राइट सिमेट्री है ना। H2S2O6 में भी सिमेट्री है, H2S2O7 में क्या है, ऐसा कुछ है, इसमें भी सिमेट्री होगी। अब जैसे H2S2O8 है, इसमें भी सिमेट्री होगी। स्ट्रक्चर्स में सिमेट्री है सारी में, मतलब बहुत ऊटपटांग टाइप के स्ट्रक्चर कोई से भी नहीं है, सभी स्ट्रक्चर्स में सिमेट्री है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे वो पहले वाला था पैरोक्सो मोनो, पेरोक्साइड। ये है पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, है ना, इसको बोलते हैं पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड या फिर मार्शल्स एसिड। ये भी पता रखें कौन मार्शल एसिड है, कौन कैरोज एसिड है, ठीक है। तो हमने जितने भी ऑक्सो एसिड्स थे सारे सल्फर के, जितने भी हमारे काम के हैं, जो हमें कहीं सुनने को देखने को मिलेंगे कभी ना कभी, सारे हमने लिख लिए हैं। अब 46 पर हम लोग शुरू हो जाते हैं अगेन, कहाँ से, H3 से। अब फॉस्फोरस के शुरू हो जाते हैं हम लोग, H3PO2, H3PO3, H3PO4 और क्या होते हैं बोलो, H3PO4 है ना। H3PO2। इसी सीक्वेंस में हम लोग लिखेंगे H3PO5, H4P2। अभी H4P2 में कहाँ से शुरू करें, H4P2 में 5 से, H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 51 में, है ना। फिर एक HPO3 भी होता है, फिर एक नंबरिंग गलत हो गई। नंबरिंग गलत हो गई क्या, कुछ ज्यादा ही लिख दिया मैंने उल्टा सीधा। 46, 47, 48, 49, 48, अरे रे रे, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, बाद में एक साथ देख लेंगे नंबरिंग को। HPO3 हो गया, फिर हम लोग देखेंगे HPO3 का होल थ्राइस, फिर हम लोग देखेंगे HPO3 का होल N। फास्फोरस में और कोई याद आ रहे हैं किसी को? आई थिंक सारे ही लिख दिए मैंने ना, इतने ही होते चाहिए, इतने ही हमारे काम में आएंगे। सर वो सल्फ्यूरिक एसिड का भी कोई दूसरा नाम होता है ना? क्या होता है बता मेरे को। सर क्या बोलते हैं, मतलब ऑयल ऑफ विट्रियल बोलते हैं ना? सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड को तो नहीं बोलते कि सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसा बोलते हो। हाइपोफॉस्फोरस एसिड है ना, ग्रीन कलर से लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। स्ट्रक्चर तो बड़ा इजी, स्ट्रक्चर तो तुम्हें आता ही होगा, P डबल बॉन्ड O H H OH। अच्छा ये तो तुम्हें पता ही होगा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेसिसिटी कितनी है H3PO3 की, H3PO2 की, तो कितनी बोलोगे? 1। एक 1 है। मोनोबेसिक एसिड है ना, एक ही हाइड्रोजन एज ए एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोल दिया, इसको बोल दिया फॉस्फोरस एसिड। मतलब P डबल बॉन्ड O OH H एंड OH, ठीक है। H3PO4 को क्या बोलेंगे? H3PO4 को बोलेंगे फॉस्फोरिक। फॉस्फोरिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक या ऑर्थोफॉस्फोरिक दोनों ही चलेगा, वैसे जो करेक्ट नेम है वो तो ऑर्थोफॉस्फोरिक ही है, बट फॉस्फोरिक एसिड के नाम से भी पॉपुलर है, ठीक। H3PO5 को क्या बोलेंगे? पेरोक्सो। पैरोक्सो, पैरोक्सो मोनो
फॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में कुछ खासियत नहीं है ज्यादा, बस एक परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब 50 से हमारा नेमिंग स्टार्ट होगा। 50, 51, 52, 53, 54, 55। ठीक है, चलिए H4P2O5 को क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरो वर्ड का मतलब क्या होता है मैंने तुम्हें बताया था, एक बेसिक पानी इनऑर्गेनिक। कम हो गया। एक पानी कम हो गया। एक पानी कहां से कम हुआ है? फास्फोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2 मॉलिक्यूल ले लो फास्फोरस एसिड के, दोनों को कनेक्ट करो, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करके, तो हमें पायरोफॉस्फोरस एसिड बोले तो H4P2O5 मिल जाएगा। ऐसे H4P2O6 जो है, इसमें क्या है, इसमें देखो, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फास्फोरस नहीं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बना है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब देखो खासियत है हमारे स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं पायरो वाले, जैसे देख लो H4P2O5 देख लो। H4P2O5 का स्ट्रक्चर मैंने रॉन्ग बना दिया है, एक ऑक्सीजन ज्यादा लगा दिया है, ये नहीं आएगा इधर, है ना। इसमें देखो इस स्ट्रक्चर में भी सिमेट्री है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा है H4P2O5 का। H4P2O6 का स्ट्रक्चर देखो, ये भी सिमेट्रिकल है। ऐसा ही H4P2O7 का देखोगे तो वो भी सिमेट्रिकल ही बनेगा, मतलब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, सिमेट्रिसिटी मेंटेन रखने के लिए एक और ऑक्सीजन को कहाँ लगाएंगे? पी और पी के बीच। पी और पी के बीच में। अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा डाई फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलेंगे डाई फॉस्फोरिक एसिड और पायरो फॉस्फोरिक एसिड, डाई और पायरो। अब एक आया नेक्स्ट HPO3। HPO3 को क्या बोलते हैं? मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, ऐसा। ठीक है, अब आया है HPO3 होल थ्राइस, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। मतलब एक्चुअल में HPO3 का वो ट्राइमर टाइप ही है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा। अब हमें क्या करना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस रखना है ना, तो डबल बॉन्ड O लगा दिया और OH, OH और OH लगा दिया। ठीक है, अब होल N है, इस होल N को क्या बोलेंगे? मेटाफॉस्फोरिक एसिड, है ना, उसका होल N है, तो ठीक है, होल N को तो कुछ बोलेंगे नहीं, बट स्ट्रक्चर कैसा होगा अभी मैं बता देता हूँ। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, मतलब इस तरह का बस चलता जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे बस ये लीनियर टाइप चेन ये मेरा चलता जाएगा। चलिए, स्ट्रक्चर में तो ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया। स्ट्रक्चर में क्या करना है, बस एक दो चीजें और रह गई है। एक दो चीजें क्या रह गई है? वो है सिलिकेट। टाइम तो हमारे पास है ही, सिलिकेट को भी निपटा ही देंगे हम लोग। सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर रह गए। सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर में जो एक दो चीजें हैं, स्ट्रक्चर वही काम की हमारी, बाकी तो हमें जनरल फॉर्मूले वगैरह उसको देखना होता है। सिलिकेट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। 55 तक हो गया, 56 में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्थोसिलिकेट्स के बारे में। ऑर्थोसिलिकेट का मतलब क्या है? SiO4 यही होता है ऑर्थोसिलिकेट। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो देखो स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेशन दोनों ही बता रहा हूँ, क्योंकि सिलिकेट्स को मैं यही कवर कर रहा हूँ, अलग से नहीं बताऊंगा। तो स्ट्रक्चर ही सिलिकेट्स के पूछते हैं, ऑर्थो, चेन, साइक्लिक, पायरो, इस तरह के। तो ऐसा होता है ना। अब इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड कुछ ऐसा होता है, देखो हम सर्किल बनाते हैं, सर्किल बना रहे थे पर पता नहीं क्या बन गया।
ऐसा, और एक होता है बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, अब इनको वैसे तो ये कनेक्टेड नहीं होते, यहाँ से तो डॉटेड लाइन से मैं कनेक्टेड कर देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि भाई हाँ ये ट्राइंगल है। चलिए, अब इनके बीच में एक होता है डॉट, डॉट को तो मैं ऐसे मिलाने के लिए यूज कर लेता हूँ। वैसे यार डॉट बीच में बनाना नहीं चाहिए था, मैंने गलती कर दी बना के, तो कोई नहीं, हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब है ना, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हें पता ही होगा, बीच में है डॉट बस, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये जो ये है ये किसको रिप्रेजेंट करता है और ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, डॉट सिलिकॉन को, सिलिकॉन को है ना, सिलिकेट नहीं सिलिकॉन, ऐसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिंपल ऑर्थोसिलिकेट। ये रिप्रेजेंटेशन हमने इसलिए बनाया ताकि आगे हमें स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगी। 57 की हम लोग बात करें, 57 है हमारा पायरो सिलिकेट। पायरो सिलिकेट मतलब Si2O7 2-। पायरो का मतलब सारे ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7, और बीच में ये सिलिकॉन है, 2 ही सिलिकॉन है। अब ऑक्सीजन सिलिकॉन ये तो कनेक्टेड है सारे, जो बीच में ऑक्सीजन है वो शेयरिंग वाला ऑक्सीजन हमें दिख रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, बाकी सारे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। स्ट्रक्चर समझ आती है? हाँ सर। चलिए, अब नेक्स्ट है जहां से हमें पता होना चाहिए हर बारे में कि उसका जो जनरल फार्मूला है वो कैसे लिखा होगा। 58 है हमारे पास, चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट का मतलब क्या है कि जो ऑर्थो सिलिकेट है वो एक चेन की फॉर्म में एक दूसरे से बस कनेक्ट होते जा रहे हैं ना। तो मैं बना के बता देता हूँ कैसे बनेगा। देखो कुछ ऐसा होगा कि, है ना, अभी चेन बनाना है तो उसके लिए पहले हमें एक ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। ट्राइंगल में बॉन्ड को मैं दिखाना नहीं चाह रहा, इसलिए डॉटेड से बनाऊंगा मैं ट्राइंगल। ऐसा ही बनता है चेन सिलिकेट। हाँ सर। ठीक है, इतना ही बना रहे हैं, आगे से वापस यहाँ से डॉटेड कर देते हैं। चलिए, अब इसमें देखो क्या है, इसमें हमारा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ है, बीच में होता है ये एक ऑर्थोसिलिकेट। ऐसा है। और अगर इसमें मैं बात करूं डॉट 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 वाले ट्राइंगल्स की, तो ये ऐसे आगे चलता जाएगा, ये इधर ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव किस किस पे आएगा? नेगेटिव उस ऑक्सीजन पे आएगा जो अनशेयर्ड है। जो ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं है बस उसी पे नेगेटिव आएगा, शेयर्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव नहीं आएगा। बीच में हमारे सिलिकेट में यहाँ पर सिलिकॉन है, सारे बीच वाले ऑक्सीजन पे। ठीक है, चलिए, और ये कनेक्टेड भी है ऐसे। बोलो ऐसा ही होगा? यस सर। अब इसमें ना जो मेन सबसे काम की बात है वो है इसका जनरल फार्मूला, कि जनरल फार्मूला क्या होगा। जनरल फॉर्मूला
नहीं, जनरल फार्मूला। अब जनरल फार्मूला निकालेंगे कैसे? तो इसकी सबसे पहले तुम्हें एक मोनोमेरिक यूनिट निकालनी पड़ेगी कि हाँ इसको रिपीट कर रहे हैं तो हमारा पूरा क्रिस्टल बन रहा है। मोनोमेरिक यूनिट में तुम्हें बता देता हूँ, क्या ये एक यूनिट को मैं मोनोमेरिक यूनिट मान सकता हूँ? बोलो। नहीं, वो नीचे वाले को भी मानना पड़ेगा। नीचे वाले को भी मानना पड़ेगा, सिर्फ इसके रिपीट करने से नहीं होगा। हाँ, ये मैंने ऊपर नीचे बस इसलिए बना दिया ताकि दिखने में सुंदर लगे, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें सिलिकॉन की, जनरल फार्मूले में देखो सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन कितने आ रहे हैं इस मोनोमेरिक यूनिट में? एक ही। एक सिलिकॉन आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 4। ऑक्सीजन आ रहे हैं 1 1 हाफ हाफ। देखो 2 ऑक्सीजन तो इसके खुद के हैं, पर 2 ऑक्सीजन तो शेयर्ड है ना। मतलब कल को अगर मैं दूसरी यूनिट को मानूं तो वो इसका, इस मोनोमेरिक यूनिट का खुद का थोड़ी है, वो चारों ऑक्सीजन खुद के थोड़ी है, पूरे पूरे 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, 2 खुद के हैं, 2 को हाफ हाफ काउंट करना पड़ेगा। बोलो। सर शेड वाले कौन से हैं? ये और ये शेयर्ड ऑक्सीजन, ये दोनों तो शेयर्ड है ना दूसरे के साथ, खुद के थोड़ी है, हाँ कंप्लीटली सर। खुद के नहीं है, शेयर्ड है। तो जो शेयर है उनको हाफ हाफ मान लिए, जो खुद के हैं वो पूरे पूरे हो गए, और ओवरऑल पे चार्ज है 2-। तो इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो होगा SiO3 2- और होल N, क्योंकि पॉलीमर है तो बाहर N भी लगाना पड़ेगा। समझ में आती है बात? यस सर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 59 वाला स्ट्रक्चर हमारा, साइक्लिक सिलिकेट। देखो साइक्लिक सिलिकेट और चेन सिलिकेट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइक्लिक सिलिकेट और चेन सिलिकेट में डिफरेंस किस बात का है कि साइक्लिक सिलिकेट दोनों एंड से ओपन होता है, और सॉरी चेन सिलिकेट दोनों एंड से ओपन होता है, साइक्लिक सिलिकेट में क्या होता है, दोनों एंड को कनेक्ट करके एक साइकिल बना देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? चेन सिलिकेट दोनों साइड से ओपन होता है, ठीक है, चेन सिलिकेट दोनों साइड से ओपन होता है, बट जो साइक्लिक सिलिकेट होता है उसमें जो दोनों ओपन एंड से उनको कनेक्ट करके एक साइकिल बना दिया जाता है। बोलो। हाँ सर, समझ। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें देखो अब साइक्लिक सिलिकेट में डिपेंड करेगा कि साइकिल कितने मेंबर का है, तुम्हारी मर्जी जितने मेंबर का बना दो, 3 4 5 6। तो मैं अभी है ना, मैं अभी फिलहाल के लिए मैंने 4 मेंबर का साइकिल बना रहा हूँ बस, कि मान लीजिए 4 मेंबर का साइकिल है ना। अब इसको तो डॉट डॉट टाइप में बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको तो फिर हटा ही देते हैं। 4 मेंबर का साइकिल है, सपोज करें साइकिल कुछ ऐसा है 4 मेंबर का। इस पे कैसे बनाएंगे साइक्लिक सिलिकेट, देखो मैं बना के बताता हूँ। ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें कि जो चेन सिलिकेट था 4 मेंबर की चेन थी, उसको बस कनेक्ट कर दिया दोनों एंड से? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें देखो होगा क्या, यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, एक ज्यादा ही लगा दिया फ्लो में, बीच में नहीं आएगा। अब हम लोग देखें तो इनको कनेक्ट कर दो आपस में, बीच में तो सिलिकॉन है ये हमारा, बीच वाले ऑक्सीजन पे, जो ट्राइंगल के अंदर जो बीच वाला ऑक्सीजन है उसके पास ही सिलिकॉन होगा बस। नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ जो अनशेयर्ड ऑक्सीजन है उन्हीं पे आएगा। ठीक है, ये क्या है, 4 मेंबर साइकिल, 4 मेंबर साइक्लिक सिलिकेट। अगर इसका जनरल फार्मूले की बात करूं मैं, तो जनरल फार्मूला क्या होगा? बोलो। SiNO5N। सेम एज चेन सिलिकेट होगा, जनरल फार्मूला SiO3 2- का होल N। ठीक है,
क्योंकि साइक्लिक सिलिकेट और चेन सिलिकेट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस दोनों एंड्स को बस कनेक्ट किया और कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो जनरल फार्मूला है वो हमारा एकदम सेम रहेगा। और जनरल फार्मूले हमने याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये। ठीक है, समझ आती इतनी बात? यस सर। चलिए, अब हमारे पास बस 2 सिलिकेट और बचे हैं, जिसमें से एक का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, बाकी दूसरे वाले का स्ट्रक्चर बनाते नहीं है क्योंकि बहुत अजीब सा होता है, पेन पेपर पे मेरे से तो बनता नहीं और कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछता। और स्ट्रक्चर अब तो कोई पूछेगा क्योंकि हम बोर्ड का पेपर तो देने जा नहीं रहे कि हमसे कोई स्ट्रक्चर पूछेगा। 60 वाला हम लोग बात कर रहे हैं डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट को अगर मैं बनाऊं तो डबल चेन सिलिकेट कैसा बनता है? एक्चुअल में डबल चेन सिलिकेट को हम लोग है ना ऐसा बोल सकते हैं कि 2 चेन सिलिकेट्स है, उनको बस कनेक्ट कर दिया है ना। तो मैं बना के बताता हूँ, मैं बहुत रफ स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो मैं अज्यूम करना पड़ेगा खुद को कि हाँ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ रहेगा, इसमें स्ट्रक्चर बनाने में मुझे कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेगी अलग। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर पीक्स यहाँ मान लो यहाँ कहीं मिले इस लाइन पे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ कहीं, फिर इधर, इधर गई, ऐसा कुछ होगा ना। ट्राई करते हैं बनाने का। ऐसा, ठीक है। अब ऐसा, फिर ऐसा, एक चेन मैंने ऊपर बना दी है, ठीक है, एक चेन में नीचे बनाता हूँ। ऐसा बनेगा ये चेन सिलिकेट, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली चेन है ना, मतलब यहाँ कहीं आके मिल रही है ना, तो ऐसा बनेगा चेन सिलिकेट मेरा। अज्यूम कर पा रहे हो कैसा बन रहा है? हाँ सर। ठीक है, ऑलमोस्ट सही लगाए होंगे मैंने सारे। डबल चेन सिलिकेट का मैंने तुम्हें एक वो बता दिया है, मतलब कि कैसा देखना चाहिए, ऐसा ही चलता जाएगा ना डबल चेन सिलिकेट। इसका मैं डायरेक्ट जनरल फार्मूला बता रहा हूँ। जो जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला वो होगा इसका, या तो कुछ लोग बोलते हैं Si2O5.53 माइनस, या फिर इसको बोल सकते हैं Si4O11 6 माइनस। कुछ नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बस, ठीक है। ऐसे 61 पे हम लोग लिख रहे हैं शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट का स्ट्रक्चर मैं बना नहीं रहा हूँ, शीट सिलिकेट में डायरेक्ट जनरल फार्मूला में लिख रहा हूँ। उसका जनरल फार्मूला क्या होगा? जनरल फार्मूले की बात करें, शीट सिलिकेट का जनरल फार्मूला होता है SiO2.5 माइनस, या फिर इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Si2O5 2 माइनस। जनरल फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में जनरल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भाई बताओ डबल चेन सिलिकेट का जनरल फार्मूला क्या होगा, या फिर शीट सिलिकेट का जनरल फार्मूला क्या होगा। तो ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने सारे के सारे जितने भी स्ट्रक्चर जो हमारे काम आने वाले हैं फ्यूचर में वो सभी लिख दिए हैं। तो इन स्ट्रक्चर को पढ़ना है, जो समझ नहीं आते उनको याद रखना है, ठीक है। कनेक्टिविटी हमें आना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर भाई कौन किससे किस तरह का बॉन्ड बना रहा है। हाँ बोलो। 2D सिलिकेट्स क्या होता है? यही सब है 2D सिलिकेट, यही डबल चेन सिलिकेट, शीट सिलिकेट। जो 2D में बन रहा है वो 2D सिलिकेट है। अच्छा हाँ, जो हमारा ये बना है ना डबल चेन सिलिकेट, इसी की तरह ही होगा वो भी। ये स्ट्रक्चर लेकिन प्लेनर नहीं रहेगा मतलब? क्या तो बोल रहा है? 2D आपने कहा ना कि जो 2D में बन रहे हैं वो 2D सिलिकेट से, तो वो समझेगा कैसे कि ये स्ट्रक्चर तो प्लेनर नहीं रहेगा ना? हाँ, ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है। 2D सिलिकेट मतलब एक तरह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो शीट सिलिकेट होगा ना हमारा,
इसकी तरह होगा, मतलब शीट सिलिकेट बोले तो एक शीट की तरह वो बन रहा है। इसी को तुम चाहो तो नेम लिख सकते हो 2D सिलिकेट। ठीक है, चलिए। जनरल फार्मूला वगैरह उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है शीट सिलिकेट और 2D में। और कोई दिक्कत है किसी को? बोलो भाई। सर वो डाइमर ट्राइमर का एक बार फिर से बताना। क्या बताया डायमंड ट्राइमर का? मतलब रहता क्या है? मतलब क्या रहता है, क्या डाउट क्या है, ऐसा क्या रहता है, क्या है, क्या बताऊं मैं इसमें, क्या बोलूं रहता क्या है? डाउट क्या है, डायमंड ट्राइमर का क्या रहता क्या है, क्या बोलूं वेब में इसमें? डाउट तो बताओ एग्जैक्ट। किसी को और कोई डाउट है? जल्दी बोलो। नहीं है? सर वो पता कैसे चलता है कि डाइमराइजेशन कब हो रहा है, ट्राइमराइजेशन कब हो रहा है किसी मॉलिक्यूल का? अरे ऐसे कोई पता नहीं लगा सकता। अभी जैसे मान लो SO3 ट्राइमर बनाएगा, ये हम पता लगा सकते हैं क्या? कभी कोई नहीं पता लगा सकता SO3 कब ट्राइमर बनाएगा। हम ऑड ऑड स्पीशीज में जरूर हम लोग पढ़ेंगे कि ऑड स्पीशीज जो है वो कब डाइमर बनाएगी, बाकी हम लोग नहीं बता सकते ऐसे थ्योरेटिकली कि भाई SO3 टाइमर बनाएगा, ये कैसे पता चले, कोई नहीं बता सकता। हाँ मतलब मैं मेरा वो डाउट था कि अगर कोई कंपाउंड में कुछ मतलब ऑक्टेट किसी सेंट्रल एटम का नहीं हो रहा है कंप्लीट, तो हम लोग वो डिसाइड कैसे करेंगे कि वो डाइमर बनाएगा कि मतलब ट्राइमर बनाएगा? नहीं डिसाइड कर सकते हैं। SO3 ठीक है। में ऑक्टेट ऑक्टेट सब कंप्लीट है, ऑक्टेट एक्सपेंड भी हो गया है,